हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर। कई बार आपने नाम सुना होगा, न्यूज में बना रहता है। हाल ही में न्यूज में आया रामसार साइट्स। क्या होती हैं रामसार साइट्स, क्या बेसिकली डेफिनेशन है, क्या उसकी वैल्यू है, कितनी साइट्स इंडिया में अब टोटल हो गई हैं और क्यों वो सिग्निफिकेंट हैं। स्टेट स्टैंड पॉइंट से या रीजन स्टैंड पॉइंट से इंडिया में सबसे ज्यादा साइट्स कहां हैं, क्यों हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक डिटेल डिस्कशन हो जाए ताकि रामसार साइट्स का टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हाल ही में बेसिकली मनाया गया और यह मनाया जाता है रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को सेलिब्रेट करने के लिए। और जब यह वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया तो रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स में दो और हमारी साइट्स, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी जामनगर के पास में गुजरात में और बघीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में, इनको भी वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में अब इंक्लूड कर लिया गया है। रामसार कन्वेंशन कब बेसिकली एग्जिस्टेंस में आया होगा? 1971। और एक्चुअली है क्या रामसार कन्वेंशन? रामसार कन्वेंशन एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से कोई भी नेशन एक्ट करे या ओवरऑल इंटरनेशनल कॉपरेशन क्या रहे, खासतौर से जब बात हो जाए कि जो हमारे वेटलैंड्स हैं, उनके रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरीके से कंजर्व किया जाए और कैसे उन रिसोर्सेज को वाइजली यूज किया जाए। और अब जब हमारे दो और साइट्स बेसिकली रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स में इंक्लूड हो गए हैं तो इनको मिला के टोटल साइट्स कितनी हो गई होंगी जिनको रामसार साइट्स कहा जा सकता है इंडिया में? अब टोटल इन दोनों को मिला के 49 साइट्स बेसिकली हो गई हैं इंडिया में। और ये साउथ एशिया में किसी भी कंट्री में हाईएस्ट बेसिकली मानी जाती हैं। क्या क्या डिफरेंट डेफिनेशंस हैं वेटलैंड्स को लेकर? क्या वेटलैंड्स पे एक सिंगल यूनिफॉर्म डेफिनेशन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है? नहीं। रामसार कन्वेंशन की अपनी साइट है या अपनी डेफिनेशन है। उसी तरीके से यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विसेज की अपनी डेफिनेशन है वेटलैंड्स को लेके। इंडिया की बेसिकली अपनी अलग डेफिनेशन है जिसमें कुछ एक्सेप्शंस एग्जम्पशंस दिए गए हैं जो रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स की डेफिनेशन है उसमें से। तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला, रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स यह डिफाइन करता है कि वेटलैंड उसको माना जाए ऐसा कोई भी एरिया जो मार्श हो, फैन हो, पीटलैंड हो, वाटर हो, चाहे नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, चाहे परमानेंट हो चाहे टेम्पररी हो, चाहे वाटर हो जो स्टैटिक है या फ्लोइंग वाटर हो, चाहे फ्रेश वाटर हो, ब्रैकिश वाटर हो, सॉल्टी वाटर हो, और उन एरियाज को भी इंक्लूड करेगा जिसमें वरीन वाटर हो लेकिन उनकी डेप्थ लो टाइड के दिन 6 मीटर 6 मीटर से ज्यादा नहीं हो। वहीं जो यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विसेज हैं उन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट डेफिनेशन को अडॉप्ट किया है। इस डेफिनेशन को दिया गया कावर्डिन द्वारा और उन्होंने कहा वेटलैंड्स ऐसे लैंड्स होंगे जो कि ट्रांजिशन के तौर पे होंगे, ट्रांजिशनल होंगे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक सिस्टम्स के बीच में, जहां पे जो वाटर टेबल है वो यूजुअली सरफेस के आसपास बेसिकली देखी जाए, या फिर ऐसा लैंड जो शैलो वाटर द्वारा बेसिकली कवर किया जाए। और इस पर्टिकुलर सेकंड क्लासिफिकेशन के लिए जो वेटलैंड्स हैं उनको 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया या 3 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को फुलफिल करना होगा। जैसे पहली बात कि एटलीस्ट पीरियडिकली, मतलब कभी कभार ही सही, लेकिन जो लैंड है वो प्रीडोमिनेटली हाइड्रोफाइट्स को सपोर्ट करे। सेकंड कंडीशन जो फुलफिल करेंगे, अगर आपको यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विसेज के वेटलैंड डेफिनेशन में फिट होना है तो जो सबस्ट्रेट है वो प्रीडोमिनेटली अनड्रेन्ड हाइड्रोलिक सॉइल होनी चाहिए। और तीसरा एट्रीब्यूट है कि जो सबस्ट्रेट है वो नॉन सॉइल हो और वाटर से सैचुरेटेड हो और शैलो वाटर से बेसिकली कवर्ड हो, खासतौर से जो ग्रोइंग सीजन है हर साल का उसके दौरान। 2 डेफिनेशंस हो गई, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट की डेफिनेशन है वेटलैंड्स की, उसमें हमने जो रिवर चैनल्स हैं, पैडी फील्ड्स हैं या ऐसे एरियाज जहां पे कमर्शियल एक्टिविटी को बेसिकली कैरी आउट किया जाता है उनको वेटलैंड्स की डेफिनेशन से बाहर रखा है। क्योंकि अगर आप पैडी फील्ड्स, रिवर चैनल्स या कमर्शियल एक्टिविटी एरियाज को भी वेटलैंड में शामिल करेंगे तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा साइट्स हो जाएंगी इंडिया में जिनको कंजर्व कर पाना ना ही प्रैक्टिकल है ना ही सेंसिबल दिखाई देता है। और इंडिया के जो वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 नोटिफाई किए हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने फिर बेसिकली डिफाइन किया वेटलैंड्स को कि ऐसे एरियाज जो मार्श हो, फैन हो, पैटलैंड हो, वाटर हो, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, या जिसमें वाटर स्टैटिक हो या फ्लोइंग हो, वाटर फ्रेश हो या ब्रैकिश हो, सॉल्टी हो, ऐसे बेसिकली एरियाज जहां पे मरीन वाटर डेप्थ लो टाइड के दिन 6 मीटर को एक्सीड नहीं करती। लेकिन अभी तक तो ये रामसाइट की डेफिनेशन रही।
अब इसमें जो एक्सेप्शंस है इंडिया ने उनको इंसर्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन इन चीजों को इंक्लूड इनमें नहीं किया जाएगा, जैसे रिवर चैनल्स को, पैडी फील्ड्स को, ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज को, या टैंक्स को जिनको ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम लोगों ने खुद ने बनाया है, या ऐसे स्ट्रक्चर्स को जो एक्वाकल्चर के लिए स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्ट किए गए, या सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए कंस्ट्रक्ट किए गए, या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए कंस्ट्रक्ट किए गए, या इरिगेशन पर्पसेस के लिए कंस्ट्रक्ट किए गए, इनको हम रामसार साइट या वेटलैंड्स की बेसिकली डेफिनेशन में नहीं मानेंगे। तो डेफिनेशन की बात होगी। अब समझा जाए कि इंडिया में क्या बेसिकली ओवरऑल कवरेज है वेटलैंड्स को लेके। ग्लोबली रफली 6.4% जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो वेटलैंड्स की कैटेगरी में फॉल होता है। इंडिया नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी एंड असेसमेंट के हिसाब से जो डेटा कंपाइल किया गया है, और इस डेटा को कौन कंपाइल करता है? इसरो या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके हिसाब से इंडिया में जो वेटलैंड्स हैं वो रफली 1,52,600 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हुए हैं, जो इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 4.63% बेसिकली बनता है। इस 1,52,600 स्क्वायर किलोमीटर में से 43.4% है वो इनलैंड नेचुरल वेटलैंड्स है, मतलब बेसिकली वो जमीनी नेचुरल वेटलैंड्स हैं, और उसमें से 24.3 कोस्टल नेचुरल वेटलैंड्स हैं। तो मतलब इनलैंड नेचुरल वेटलैंड्स कहीं ज्यादा है कोस्टल नेचुरल वेटलैंड्स के मुकाबले। जो रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, वो रफली 52,600 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करते हैं। जो रिजर्वायर्स हैं, बैराजेस हैं, वो 24,800 स्क्वायर किलोमीटर कवर करते हैं। जो इंटरटाइडल मड फ्लैट्स हैं वो 24,100 स्क्वायर किलोमीटर कवर करते हैं। टैंक्स एंड पॉन्ड्स रफली 13,100 स्क्वायर किलोमीटर, लेक एंड पॉन्ड्स रफली 7,300 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करते हैं। अच्छा, इंडिया में टोटल कितने टाइप के वेटलैंड्स होंगे? 19 डिफरेंट टाइप, 19 अलग अलग तरह के वेटलैंड्स। वही अगर आप स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लें वेटलैंड्स का, तो कौन सा स्टेट होगा जिसमें सबसे ज्यादा वेटलैंड्स होंगे? गुजरात। गुजरात टॉप करता है, जिसमें रफली 34,700 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि गुजरात के ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंटेज होगा? 17.56%, उसको बेसिकली कवर करता है। या अगर आप कंट्री का 22.7% बेसिकली वेटलैंड्स का एरिया देख लें, तो वो सिर्फ गुजरात में ही बेसिकली फॉल करता है। और इसका बड़ा रीजन है क्योंकि गुजरात की कोस्ट लाइन बहुत लंबी है, तो कोस्ट लाइन के किनारे किनारे बहुत सारे वेटलैंड्स गुजरात में फॉल करते हैं। गुजरात के बाद रैंक 2 रैंक 3 किसकी होगी? रैंक 2 है आंध्र प्रदेश की, रफली 14,500 स्क्वायर किलोमीटर, एंड रैंक 3 उत्तर प्रदेश 12,400 स्क्वायर किलोमीटर, एंड देन फाइनली वेस्ट बंगाल 11,100 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया में जैसा हमने कहा, आज की डेट में नए 2 साइट्स को मिला के टोटल 49 बेसिकली डेजिग्नेटेड वेटलैंड्स हो गए हैं, जो रफली 10,936 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है। 18 स्टेट्स को और 2 यूनियन टेरिटरीज को बेसिकली कवर करते हैं। और जैसा हमने कहा कि साउथ एशिया में यह सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है रामसार साइट्स का। कौन कौन सी साइट्स या कितनी साइट्स किस किस स्टेट में होंगी, कौन सा वो स्टेट होगा जिसमें सबसे ज्यादा साइट्स होंगी? द फेमस यूपी, जिसमें सबसे ज्यादा 10 साइट्स हैं। पंजाब में 6 साइट्स हैं, गुजरात में 4 साइट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर में भी 4 हैं, हिमाचल प्रदेश केरला में 3 हैं, हरियाणा में 2 हैं, उसके अलावा महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान में 1, आंध्रा में, असम, बिहार, लद्दाख, मणिपुर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो ये एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जो रामसार साइट्स हैं हमारे इंडिया में। जो कंट्रीज हैं जिसमें सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट्स होंगी या रामसार साइट्स होंगी, कौन से हैं वो कंट्रीज? यूनाइटेड किंगडम 175 रामसार साइट्स, एंड सेकंड मैक्सिको 142 रामसार साइट्स। अगर एरिया के हिसाब से आप देखें तो बोलिविया में सबसे लार्जेस्ट एरिया है, रफली 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का, जो कन्वेंशन प्रोटेक्शन में कवर्ड होता है। कनाडा, चैड, कोंगो, रशियन फेडरेशन, ये भी 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा वेटलैंड्स को ऑलरेडी कवर करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप सोचें कि ये रामसार साइट्स डेजिग्नेट की जाती हैं, ऐसी बेसिकली क्या खास बात है कि अगर कोई साइट रामसार लिस्टिंग में आ जाए या रामसार साइट की तरह कैटेगराइज डेजिग्नेट हो जाए, तो फर्क बेसिकली क्या पड़ेगा इसका? अगर इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी साइट अगर डेजिग्नेट हो जाए एज ए रामसार वेटलैंड साइट, तो इसकी वजह से उसकी ब्रांडिंग बेसिकली बढ़ जाती है, ग्लोबल रिकॉग्निशन उसका बढ़ जाता है। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई रामसार साइट की तरह कैटेगराइज होगी तो उसको कहीं से एक्स्ट्रा फंड मिलने लग जाएगा, लेकिन ये एक अप्रिसिएशन है, रिकॉग्निशन है कि उन पर्टिकुलर साइट्स पे ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कंजर्वेशन को लेके, जो वेटलैंड्स को कंजर्व करने और वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज करने की डायरेक्शन में सही माने जाते हैं। एक तरीके से
अगर आप मैनेजमेंट स्टैंड पॉइंट से देखें तो एक इसको बेसिकली वेटलैंड्स का आईएसओ सर्टिफिकेशन भी कहना बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं अपने वेटलैंड को लेके, अच्छे स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए हैं और आप आगे भी उन्हीं एक्शंस को या उससे बेटर एक्शंस को, ताकि आपकी वेटलैंड कंजर्वेशन एक्टिविटी या फिर आपके वेटलैंड के रिसोर्सेज को कैसे आप बेसिकली सस्टेनेबली यूटिलाइज करें, उसको आप फॉलो कर सकें। क्या हर रामसाइट हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है वो कवर करता होगा? नहीं, सारी की सारी रामसाइट साइट्स हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर कवर नहीं होती हैं। लेकिन अगर कोई साइट रामसार साइट की तरह कैटेगराइज हो जाती है, डेजिग्नेट हो जाती है, तो एक बड़ा पॉजिटिव प्रेशर रहता है इस बात का कि कहीं ये टैग हट ना जाए, क्योंकि एक बार टैग मिल तो गया, बार बार रिव्यू होगा। अगर आप उन सारे क्राइटेरिया को कंजर्वेशन से रिलेटेड, प्रोटेक्शन से रिलेटेड फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो वो टैग बेसिकली हो सकता है हट जाए। लेकिन अगर आपके साथ टैग अटैच्ड है तो हो सकता है बहुत सारे इंटरनेशनल बेसिकली टूरिस्ट या ग्लोबल स्टेज पे इंडिया का क्रेडिबिलिटी और स्टैचर कहीं ना कहीं इन नंबर ऑफ साइट्स की वजह से बढ़ता हुआ दिखाई दे। अब एक शॉर्ट डिस्कशन हो जाए, उसके बाद इस डिस्कशन को रैप अप करेंगे कि इन वेटलैंड साइट्स में से हमने देखा कि गुजरात में सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट्स बेसिकली क्यों हैं। बहुत सारी साइट्स जब वो सेंट्रल एशिया से या साइबेरिया से या और ज्यादा पार्ट से इंडिया में फ्लाई करने की कोशिश करती हैं, तो सिर्फ बार हेडेड जो गूज है वही इतना स्ट्रॉन्ग और केपेबल होता है कि हिमालयस के ऊपर से फ्लाई करके इंडिया में आ पाए। इसके अलावा हर कोई वाटर बर्ड या शोर बर्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि इतने हाई ऑल्टीट्यूड्स पे फ्लाई करके हिमालयंस को क्रॉस करके इंडिया में आ पाए। इसकी वजह से कई सारे जो बर्ड्स होते हैं, स्पीसीज होते हैं, ये हिमालयस को अवॉइड करते हुए उसके बजाय अफगानिस्तान, पाकिस्तान का बेसिकली वेस्टर्न कॉरिडोर रूट लेते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करते हैं गुजरात और राजस्थान से। और गुजरात क्योंकि उसकी कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, पहला लैंडिंग पॉइंट बन जाता है बहुत सारे इंटरनेशनल माइग्रेटरी स्पीसीज जैसे डक्स हो, वेडर्स हो, प्लवर्स हो, टर्न्स हो, गुल्स हो या फिर शोर बर्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। गुजरात में 8 प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स हैं और उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि उन 8 में से 4 रामसार लिस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसके अलावा 17 और ऐसे वेटलैंड्स हो सकते हैं जो भी आसानी से अगर थोड़ा सा एफर्ट डाला जाए तो इस लिस्ट में शामिल बेसिकली हो सकता है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि जो वेटलैंड रिसोर्सेज हैं गुजरात में वो इतने सब्सटेंशियल हैं कि ये जो जितने भी हमारे बर्ड्स हैं जो विजिट करने आते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स, ये विंग्ड विजिटर्स जिसमें ग्रे लेग गीज, क्रैब प्लवर्स, कॉमन पुचार्ड्स या ब्लैक नेक ग्रीव्स, कॉमन क्रेन्स, डेमिसाइल क्रेन्स एटसेट्रा, इनको प्रॉपर्ली सस्टेनेबल तरीके से वहां पे फीड किया जा सके, उनको रखा जा सके। तो ये बेसिकली डिस्कशन रहा रामसार साइट्स का। और इसका क्या इंपैक्ट होता है सोच के देखिए। जो नाल सरोवर और थोल सेंचुरीज हैं उसमें बेसिकली 60,000 से ज्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं सिर्फ नाल सरोवर को हर साल, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 30 लाख से ज्यादा बेसिकली अर्न करता है नाल सरोवर से। इसके अलावा 50,000 से ज्यादा विजिटर्स बेसिकली विजिट करते हैं थोल सेंचुरीज को, और उसमें भी सिग्निफिकेंट सब्सटेंशियल रेवेन्यू बेसिकली जनरेट किया जाता है। इसके अलावा 300 से भी ज्यादा वहां पे बोटमैन एम्प्लॉय होते हैं उन विजिटर्स को, टूरिस्ट को लाने ले जाने के लिए। इसके अलावा आसपास की और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इस टूरिज्म से प्रमोशन मिलता है। इसका मतलब रामसार साइट्स एक अच्छा बेसिकली टैग है आपके इनिशिएटिव्स को, वेटलैंड्स को प्रिजर्व कंजर्व करने के डायरेक्शन में। लेकिन वेटलैंड्स मतलब इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस को अगर आप कनेक्ट करेंगे इकोनॉमी के साथ, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि इकोलॉजी और इकोनॉमी आपस में कॉम्पीट करे या एक पोल के दो एंड हों। बहुत सारी बार गुड इकोलॉजी इज ऑल्सो गुड इकोनॉमी। अगर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज, अच्छी ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, बहुत मेजर चंक में टूरिस्ट को बेसिकली अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बेसिकली वेजेस स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयमेंट स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरीके से हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनरेशन, हमारे बेसिकली कंट्री के लिए यूजफुल हो सकता है। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।